हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ हो। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, सब अपनी अपनी प्रिपरेशन में लगे हो, ऐसी उम्मीद करता हूँ। एग्ज़ाम के टाइम बेटा अक्सर कॉमर्स के बच्चों को एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है? सर अकाउंट्स तो बहुत हार्ड है, इतनी हार्ड है कि हमें बार बार उसको पढ़ना पड़ता है। कोर्स कंप्लीट कर लिया, रिवीजन कर लिया, जैसे ही हम दूसरे सब्जेक्ट पे शिफ्ट होते हैं तो सर ऐसा लगता है कि अकाउंट को तो हम भूल गए, वापस पढ़नी पड़ेगी। वापस अकाउंट पे आ जाते हो, दूसरे सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पाते हो, जिससे आप लोगों का रिजल्ट खराब हो जाता है। अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो इसका एक ही कारण है। वो कारण है बेटा, आज तक जब आपने अकाउंट्स पढ़ी है ना, आपने रटी है, अकाउंट्स के बेसिक फंडामेंटल को आपने क्लियर नहीं करा, अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने क्लियर नहीं करा, रट रट के पढ़ा है। कौन से टॉपिक में कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे, कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज होगी, कौन कौन से वर्किंग नोट बनेंगे, ये आप रटते हो। भाई अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट नहीं समझते। अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम आती है तो आप इस सीरीज को देखिए जो अभी हम लॉन्च कर रहे हैं यूट्यूब पर। ये सीरीज चाहे 12th का बच्चा हो, चाहे सीए फाउंडेशन का बच्चा हो, चाहे आप बीकॉम के स्टूडेंट हो, आप सभी इस सीरीज को देख सकते हो। इससे आपकी अकाउंट्स इतनी अच्छी हो जाएगी, कोई भी क्वेश्चंस उठा के देखोगे ना, उसको पढ़ के अंडरस्टैंड करके आप आंसर देने में एबल हो जाओगे। कौन अकाउंट्स के बेसिक फंडामेंटल आपके क्लियर हो जाएंगे। कौन सी चीज किस अकाउंट्स को, किस एलिमेंट्स को इफेक्ट करती है, ये आपको फिर पता रहेगा। अगर आपको अकाउंट्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो इस सीरीज को कंप्लीट देखो। बेसिक फंडामेंटल की सीरीज है। इसके बाद आप नेक्स्ट अपने कोई भी सिलेबस को पढ़ो या किसी भी कोर्स को आपने ट्यूशन ले रखा है उसको फिर देखो, आपको अकाउंट्स इजी लगेगी, बार बार रटनी नहीं पड़ेगी। एक बार जब भी अकाउंट्स के क्वेश्चन देखोगे आपको आंसर क्लिक होंगे दिमाग में, रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा वादा करता हूं। अगर आप मेरे पेड कोर्स खरीदना चाहते हो तो SKGI ज्ञान गंगा का नाम से मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल करो और कोर्स बाई करो। ओनली 299 में 12th का पूरा कोर्स मिलेगा, जिसमें कोर्स, रिवीजन, PYQ मिलेंगे, बीकॉम के भी और 12th के भी। 999 में 999 में सीए फाउंडेशन का कोर्स मिलेगा। तो आप इनको बाई करके अपने अकाउंट्स को अच्छा कर सकते हो, कम एफर्ट्स में ज़्यादा रिजल्ट लेके आ सकते हो, दूसरे सब्जेक्ट को भी टाइम दे सकते हो, अकाउंट्स को मजबूत बना सकते हो। तो आज सरस्वती माँ को याद करके हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आप हमें ज्वाइन कीजिए, इस सीरीज को पूरा देखिए। आपके अकाउंट जीरो से एडवांस लेवल का हम बेसिक फंडामेंटल करवा देंगे। तो भाई अभी अपन पढ़ेंगे अकाउंटिंग, मतलब सीखेंगे। तो अकाउंटिंग सीखेंगे किस, अकाउंट्स किसका बनाएंगे? सर बिजनेस का। तो 1 मिनट के लिए सोचो, सर बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ज़्यादातर मेरे ऑफलाइन बैच में बच्चों का उत्तर आता है सर कैपिटल। बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है पैसा, कैश, रोकड़। अरे भाई बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है ये बिजनेसमैन, ये बिजनेस स्टार्ट करने वाला व्यक्ति, इसके नाम का भी खाता खुलेगा हमारे बिजनेस में, कैपिटल के नाम से खुलेगा कि नहीं खुलेगा? हाँ सर। तो ये इसके दिमाग में कुछ आइडिया आएगा बिजनेस करने का कि सर मुझे कुछ बिजनेस करना है। मान लो ये मेरा स्टूडेंट है पतलूलाल, ये आया मेरे पास, सर मुझे टॉफ़ी खाने का बहुत शौक है। मैंने कहा अच्छी बात है, टॉफ़ी खाने का शौक है, खाओ। कि सर घर पे भी खाता हूँ, मार्केट में एक शॉप लगा लेता हूँ कैंडी शॉप की, घर पे आऊँगा तो भी खाऊंगा, शॉप पे जाऊँगा तो भी खाऊंगा, तो एक लगा लूँ क्या? लगा लो भाई। तो इसके दिमाग में आइडिया आया स्टार्ट करने का बिजनेस, किसका? कैंडी शॉप खोलने का। अब इस कैंडी शॉप खोलने के लिए क्या चाहिए भाई इसको? सर पैसा चाहिए, कैश चाहिए, अरेंजमेंट ऑफ कैश। तो अब इसको करना है अरेंजमेंट ऑफ कैश। अब अरेंजमेंट कैश करने के कितने तरीके? 2 तरीके, 2 वे है पैसा इकट्ठा करने का। नंबर 1 बाई सेल्फ, खुद की तरफ से पैसा डाल दे बिजनेस में, या फ्रॉम अदर पार्टी, किसी से भी ले ले, फ्रेंड से ले ले, फैमिली में से किसी, पापा मम्मी दादा दादी, जिनको वापस चुकाना पड़े। भाई कॉमर्स क्या कहता है कि बिजनेसमैन के अलावा अदर जो भी व्यक्ति है सब अपने अपने इंडिविजुअल पर्सन है। मैं अलग हूँ, फैमिली के कोई भी मेंबर अलग है, अगर उनसे मैं पैसा लेता हूँ उनको मुझे वापस चुकाना पड़ेगा। तो जिसको पैसा वापस चुकाना है वो सब लायबिलिटीज मानी जाएगी। तो खुद अपना पैसा डाल सकता है, किसी दूसरों से ले सकता है। जब भी खुद पैसा डालेगा उसको क्या बोलेंगे? सर कैपिटल। जब किसी दूसरे से व्यक्ति से पैसा लेगा उसको क्या बोलेंगे? सर लायबिलिटीज। यहाँ पर इस व्यक्ति ने बैंक से पैसे लिए, मतलब कि बैंक को इंस्टॉलमेंट में चुकाना है। किसी दूसरे दोस्त से मान लो उधार लेता उसको चुकाने पड़ते, पापा से लेता तो भी अगर पापा को वापस चुकाता तो लायबिलिटीज होती। अगर आप बिजनेस में
बिजनेसमैन के अलावा वो किसी भी थर्ड पार्टी से पैसा लेकर एक जिम्मेदारी, एक दायित्व क्रिएट करता है, तो वो लायबिलिटीज बन जाती है बच्चों। तो ये होगी लायबिलिटीज। कैपिटल और लायबिलिटीज को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ें तो अपन सीखते हैं थोड़ा सा इसको और डिटेल में। भाई ये है बिजनेस है, ये मेरा बिजनेसमैन, इसने बिजनेस में कितने डाले सर 4 लाख, तो ये क्या बन गई, कैपिटल बन गई। कुछ टाइम बाद बिजनेस को और जरूरत पड़ी, मतलब अधिकतर बच्चों का क्या रहता है कि सर बिजनेस में जब बिजनेस स्टार्ट करता है, जब स्टार्ट में जो पैसे डालता है वो कैपिटल। अरे नहीं, स्टार्ट का कोई सेंस नहीं है। बिजनेस स्टार्ट होने के बाद कभी भी बिजनेसमैन की तरफ से कुछ भी आएगा, कुछ भी का मतलब कुछ भी, जैसे पैसा दे रहा है, स्टॉक दे रहा है, लैंड दे रहा है, बिल्डिंग दे रहा है, अपनी कार बिजनेस की घर वाली कार बिजनेस में लेकर, सारा कैपिटल बनेगा। कैसे, मान लो इसने बिजनेस स्टार्ट करा है ना, ये तो अब इसने 4 लाख दिए। अब ये मान लो साल का स्टार्ट और साल का एंड यह है, चलो ऐसे नहीं समझते, स्टार्ट और एंड से नहीं समझते। मान लो अब थोड़े दिन बाद इस बिजनेस को और पैसों की जरूरत पड़ी, इसने 2 लाख रुपए और दे दिए, तो अब कैपिटल कितनी होगी, पहले थी सर 4 लाख, कुछ टाइम बाद बिजनेस में 2 लाख और डाले सर, अब हो गए 6 लाख। तो बिजनेसमैन जब भी पैसा डालेगा कैपिटल बढ़ जाएगा, वो सर कैपिटल है, ठीक है। अब कुछ टाइम बाद बिजनेसमैन, मैंने कहा क्या कहा था, इस पतलूलाल को क्या खाने का शौक है सर, टॉफी खाने का शौक है, कैंडी खाने का शौक है। अब मान लो कुछ टाइम बाद इसके दांत आंत सब सड़ गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा भाई नहीं, अब आप नहीं खा सकते, छोड़नी पड़ेगी भाई। भाई साहब आ गया फोन, सीपी सर, मैंने कहा बोलो सर, टॉफी नहीं खा सकता, तो भाई क्या करूं, खाई क्यों इतनी। अब घर, वो तो कोई मैटर नहीं है, घर पे पड़ी है लाख रुपए की टॉफी, रखता हूं किसी गिफ्ट पैक करने के लिए, महंगी महंगी टॉफियां पड़ी है, क्या करूं, लाओ बिजनेस में चेपो। इस बंदे के पास घर पे जो पड़ा था स्टॉक, क्या पड़ा था घर पे, स्टॉक 1 लाख रुपए का, क्या बात, 1 लाख रुपए का स्टॉक रखता है भाई, मेरे स्टूडेंट है, 10 लाख का भी रख सकते हैं। 4 2 6 1 7, अब इसकी बंदे की कैपिटल कितनी होगी सर 7 लाख की। कहने का मतलब है बिजनेसमैन जब भी बिजनेस में कुछ भी लेके आएगा, अगर वो वर्थफुल है, मूल्यवान चीज है, या 1 रुपए की भी चीज है, वो कैपिटल में ऐड होती जाएगी, उसकी कैपिटल बढ़ती जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कुछ टाइम बाद मान लो इसको एक ब्रांच और खड़ी करनी है, और अपनी जेब से पैसे डाल दिए यहाँ, और लैंड और बिल्डिंग के, है ना, अपनी जेब से डाल दिए, और मान लो 3 लाख रुपए। अब टोटल कितने हो गए सर, 10 लाख रुपए हो गए। तो ये 10 लाख इसकी कैपिटल हो गई। अब बिजनेस चल रहा है, साल पूरा हुआ, हिसाब किताब निकाला, है ना, इस बिजनेस में अब परचेज और सेल्स चल रही है, तो या तो होगा प्रॉफिट या होगा लॉस। अगर यहां पर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल बढ़ जाएगी, अगर लॉस होता है तो कैपिटल बेटा घट जाएगी। जैसे ही मान लो 10 लाख की पूंजी है, साल के एंड में पता चला 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, कैपिटल अब इसकी 12 लाख की, 12 लाख बन गए इसके। अगर ये आज बिजनेस बंद करे तो 12 लाख लेके जाएगा। अगर मान लो लॉस हो गया सर 2 लाख का, तो 10 में से 2 घटा दो, अब 8 लाख की पूंजी बची, 8 लाख रुपए लेके जाएगा। आया समझ में? तो कैपिटल कैसे बढ़ेगी, जैसे जैसे ये पैसे डालेगा उस वजह से बढ़ेगी एडिशनल कैपिटल। अगर प्रॉफिट होता है तो बढ़ेगी, लॉस हो गया तो घटेगी। दूसरा क्या है बेटा, अगर ये बंदा इस 10 लाख में से ड्राइंग भी करता है, मान लो 2 लाख रुपए निकाल दिए, ड्राइंग कर ली साल में थोड़े थोड़े घर कर, जैसे जैसे चाहिए। अब पीछे कितने बचे, 8 लाख। ड्राइंग करेगा पूंजी घटेगी। आ रहा है समझ में? तो ये था कैपिटल का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं अपन लायबिलिटीज की। अब बात करते हैं लायबिलिटीज की। ये रही लायबिलिटीज, 1 मिनट। अब बात करते हैं अपन लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज कैसे बनी सर? ये है बिजनेस, ये है बिजनेसमैन। अब ये बिजनेसमैन पैसे लेके आ रहा है बैंक से बिजनेस में 6 लाख रुपए, तो लायबिलिटीज बन गई। ये अगर किसी से उधार माल खरीदता, उधार का मतलब सर आज हम माल खरीद रहे हैं, फ्यूचर में पैसा देंगे, बाद में पैसा देंगे, एक जिम्मेदारी क्रिएट हो रही है, हम आपको बाद में पैसा देंगे, एक दायित्व उत्पन्न हो रहा है ना, एक लायबिलिटीज क्रिएट हो रही है। तो भाई ये जो लायबिलिटीज क्रिएट हो गई, तो इसके नाम का भी अकाउंट खुलेगा। मान लो 2 लाख का इससे माल उधार खरीदा, तो 2 लाख का क्रेडिटर्स बन गया हमारे बिजनेस में। तो एक क्रेडिटर्स भी एक तरह की क्या है, लायबिलिटीज। कहने का मतलब क्या है, बिजनेसमैन जब भी पैसा देगा
कोई वस्तु देगा, स्टॉक देगा, कुछ भी बिजनेस में डाल रहा है वो अपनी तरफ से, वो सारी की सारी कैपिटल बनेगी। बिजनेसमैन अपने मतलब खुद के अलावा किसी भी थर्ड पार्टी से कुछ भी लेके आ रहा है, पैसा, उधार माल, उधार मशीन, कुछ भी, और उसको पैसे पेमेंट करने की जिम्मेदारी वापस बन रही है, वापस वो देगा, दायित्व बन रहा है, वो हो गई लायबिलिटीज। तो एसेट ये कैपिटल और लायबिलिटीज क्लियर हो गई फंडा। अब चलते हैं अपन आगे। अब बिजनेसमैन ने कितना डाला सर? 4 लाख रुपए। बैंक से लोन कितना ले लिया सर? 6 लाख रुपए। अब बिजनेस के गल्ले में कितने रुपए आ गए सर? अब बिजनेस के गल्ले में कैश आ गया 10 लाख का। 10 लाख कैश आ गया। अब क्या उस कैश से बिजनेस होगा? नहीं सर, उस कैश से कुछ ना कुछ करेगा। अब सबसे पहले पैसे निकालेगा, बिल्डिंग बनाएगा, है ना। तो अब इस बंदे ने क्या करा, 10 लाख में से 5 लाख रुपए की बिल्डिंग बना दी। 10 लाख में से 5 लाख इस बंदे ने क्या कर दी सर? बिल्डिंग कर दी। तो गले में 10 थे, 5 निकाले, बिल्डिंग डाले, गले में कितने पड़े हैं सर? 5। अब और 3 लाख रुपए बिल्डिंग बन गई, स्टॉक लेके आया। 10 में से 3 की इसमें चले गए सर, स्टॉक में चले गए। अब पीछे कितने बचे? 5 और 3 8 गए, 10 में से 8 गया, पीछे सर 2 लाख बचे। अब वो स्टॉक लगा रखेगा किसमें? और फर्नीचर लगाएगा चारों तरफ। फर्नीचर बन गया, रैक लग गई, स्टॉक उसमें जमा दिया, तो 1 लाख रुपए का उसने फर्नीचर लगा दिया। अब पीछे बचा 1 लाख रुपए गले में पड़ा है। अब उससे छोटे मोटे खर्चों का हिसाब करेगा और बिजनेस स्टार्ट हो गया। हो गया ना बिजनेस स्टार्ट? हो गया सर बिजनेस स्टार्ट। अब भाई देखा जाए तो वो बिजनेस में कैपिटल कितनी लेके आया? 4 लाख। सही बात है, हाँ सर। लायबिलिटीज कितनी क्रिएट कर ली उसने? 6 लाख। सही बात है। तो ये एसेट कितनी बन गई? 10 लाख। तो एक फॉर्मूला निकल गया, एक अकाउंटिंग इक्वेशन बन गई है। प्राइमरी इक्वेशन यही है, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इक्वल्स टू एसेट। और सर ये इक्वेशन तो हमने 11th में देखी थी ना। इस इक्वेशन का ये बैकग्राउंड है, ये कैसे बनी। एसेट जो है बिजनेस के अंदर, जितनी भी एसेट है, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, जो सब कुछ है, आपको किसी मतलब आप किसी दोस्त की देख रहे हो, अरे यार इसकी तो बहुत बड़ी फैक्ट्री है, और यार इसके पास तो कार भी है, और यार इसके पास तो गाड़ी घोड़े बंगले सब कुछ है, खूब सारी मशीनें लगी हुई है। तो भाई ये आई कहां से? इसने कुछ तो खुद ने लिया, कुछ बैंक से लोन ले लिया, किसी पार्टी से ले लिया, किसी उधार ले लिया, है ना। तो कैपिटल और लायबिलिटीज दोनों मिला के, या फिर खुद के पास ही पूरे पैसे थे इससे बनाया, या तो ओनली कैपिटल से बनेगी, या कैपिटल और लायबिलिटीज दोनों मिलके एसेट बनेगी। अगर एक चीज और देखो, कॉन्सेप्ट, किसी बंदे की बैलेंस शीट देखो, उसके अंदर कैपिटल 10,000 रुपए है, और उसके पास बिल्डिंग है वगैरह सब करोड़ होगी, सवाल बाकी वाला सारा क्या है सर? कैपिटल तो सिर्फ 10,000 ही है, इसका मतलब पीछे वाला सारा क्या है? लायबिलिटीज है। पता चल गया ना। तो कैपिटल निकाल दो एसेट में से, पीछे लायबिलिटीज पता चल जाएगी। दूसरा, सर इसके पास जितनी भी इतनी दिख रही है ना, वो सारी की सारी कैपिटल है, सिर्फ लोन तो इसका 10,000 का ही है, बाकी वाली क्या हो गई सर? कैपिटल हो गई। कहने का मतलब क्या है, अगर आपको किसी बिजनेस की कैपिटल पता करनी है तो आप कैसे करोगे? टोटल एसेट में से लेस कर दोगे लायबिलिटीज। टोटल एसेट कितनी है सर? 10 लाख। कैपिटल पता करना हो तो 10 लाख में से माइनस कर देंगे लायबिलिटीज, कितनी? 6 लाख। तो खुद ने पैसे कितने लगाए? 4 लाख। आपको पता चल जाएगा। किसी इंसान की टोटल संपत्तियां हो, आपके पास पता हो कि सर इसके बाद लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक सब इतने 1,000 रुपए का है। अब उसमें से बाहर का कितना है? बाहर से कितना लेके आया? लायबिलिटीज कितनी है जिसको वापस चुकानी पड़ेगी? बाकी वाला किसने लगाया? खुद ने लगाया, मतलब कैपिटल लगाई, तो रटने की जरूरत नहीं है ना। ओके, मान लो कि भी बाहर से कितना लेके आया, लायबिलिटीज पता करना हो, टोटल एसेट में से माइनस कर दो क्या? कैपिटल। बाहर खुद के पास लैंड, बिल्डिंग, मशीन, ये है ना एसेट, लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, लैंड, ये स्टॉक, इसमें आपके आ गया फर्नीचर, ये आ गया कैश, ये सब कितना है सर? ये 10 लाख का है। इसमें से खुद के कितने लगे? 4 लाख खुद के लग गए। तो इसका मतलब बाहर से कितना आया सर? बाहर से आया 6 लाख। तो इस तरह से ये इक्वेशन। और एसेट तो पता ही आपको कैसे पता चलेगा? एसेट कैपिटल प्लस लायबिलिटीज से एसेट बन गई। कैपिटल 4 थी प्लस लायबिलिटीज 6 थी, एसेट 10 हो गई। ये इक्वेशन है। अब इक्वेशन बढ़ेगी कैसे? एसेट के टुकड़े होते जाएंगे। ये अकाउंट इक्वेशन का टॉपिक है, आगे अच्छे से बढ़ाएंगे। अब इसमें एसेट, मान लो कैश कितना है, यहाँ पर 1 लाख है, मान लो स्टॉक में से कुछ बिकेगा तो स्टॉक कम हो जाएगा, कैश बढ़ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। वो अकाउंटिंग इक्वेशन का मैटर है ना। अभी तक ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो बनी है उसका बैकग्राउंड ये है, तो मैंने आपको बता भी दिया ये इक्वेशन कैसे बनी और बिजनेस स्टार्ट कैसे हुआ। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसी इक्वेशन को अपन बैलेंस शीट में सेट करते हैं। अभी तक जो बिजनेस का बंदा स्टार्ट हुआ है, बिजनेस उसने चालू कर दिया, उसको बैलेंस शीट में सेट करते हैं। इसी इक्वेशन को देखना, ये बैलेंस शीट, ये लायबिलिटीज, ये एसेट, ये कैपिटल, लायबिलिटीज, और ये सारी मशीन वगैरह। अब देखो उस बंदे ने कितने डाले सर? 4 लाख। बैंक से लोन कितना लिया? 6 लाख।
टोटल एसेट कितनी हो गई सर 10 लाख। इस बंदे का बिजनेस स्टार्ट हो गया सर, लेकिन हमारे दिमाग में एक बत्ती जल रही है, क्या सर आपने एक इक्वेशन बनाई थी, हाँ बनाई थी, जो क्या इक्वेशन थी, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। आप कह रहे हो ये लायबिलिटीज, लायबिलिटीज के अंदर दो चीज आ गई, एक तो आ गई कैपिटल जो व्यक्ति ने दी, मतलब बिजनेस के मालिक ने दी, दूसरा आ गया बैंक लोन। दोनों लायबिलिटीज में कैसे, फिर ये क्या लायबिलिटीज है, ये लायबिलिटीज कौन सी है, अरे भाई ये वाली लायबिलिटीज ये है, सोच लेना, है ना, नहीं ये वाली लायबिलिटीज नहीं, ये वाली लायबिलिटीज है, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्चुअल में क्या है, इस चीज को समझने के लिए आपको एक छोटी सी चीज समझनी पड़ेगी। सोचो ये है बिजनेस, सॉरी इसको अगर आपको कंप्लीट समझना है कि सर कैपिटल लायबिलिटीज में क्या कर रही है, ये यहां पर क्यों आई, इसको समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। ये है बिजनेस, ये है मेरा बिजनेसमैन, इसने पैसे दिए बिजनेस को कितना 4 लाख। ये है बैंक, इसने बिजनेस को पैसे दिए 6 लाख। अब हम कहां पे बैठ के बिजनेस का हिसाब किताब करेंगे भाई, सर यहां पर हम बिजनेस का हिसाब किताब करेंगे। इसका हिसाब किताब इतना ही है, इसने 4 लाख दिए, किस्सा खत्म, और देगा तो और जोड़ देंगे, किस्सा खत्म। बैंक ने 6 लाख दिए, बैंक का भी हिसाब इतना ही है, अब जितना वापस जाएगा वो अपन हिसाब किताब सब यहाँ बैठ के करेंगे। मान लो इसने बैंक से लोन भी ले लिया, 4 लाख की कैप पूंजी भी लगा दी, थोड़ी देर बाद जचा नहीं यार मेरे को बिजनेस नहीं करना, तो बिजनेस से वापस पैसा किसको जाएगा, सर ये बिजनेस वापस देगा इसको 4 लाख रुपए और इसको देगा वापस 6 लाख रुपए। तो ये बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों ही अलग अलग है भाई। बिजनेसमैन बिजनेस को पैसा देता है, कैपिटल क्रेडिट होती है, बिजनेस से वापस ये निकालेगा, विड्रॉल हो जाएगी कैपिटल या ड्रॉइंग हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि बिजनेस के लिए कैपिटल भी एक लायबिलिटीज है और बिजनेस के लिए बैंक लोन भी एक लायबिलिटीज है, दोनों ही लायबिलिटीज है। सर दोनों लायबिलिटीज है, तभी तो देखो लायबिलिटीज के अंदर दो चीज आ गई, नंबर 1 तो कैपिटल, नंबर 2 बैंक लोन, दोनों ही लायबिलिटीज है। ये है इंटरनल लायबिलिटीज, ये क्या है बेटा, इंटरनल लायबिलिटीज। व्यवसाय के मालिक, व्यवसाय का ही एक पार्ट है, इंटरनल पार्ट है। अगर व्यवसाय में किसी को पैसे चुकाना हुआ तो पहले बाहर वाले व्यक्तियों को चुकाएंगे, प्रॉफिट और लॉस इसके हिस्से में आएगा, पहले बाहर वाले व्यक्तियों को चुकाएंगे। बाहर वाले कौन कौन से हैं, बिजनेसमैन के अलावा जितने भी बाहर वाले व्यक्ति वो एक्सटर्नल पार्टी है, वो सब एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, उनको पहले चुकाएंगे, फिर बिजनेसमैन को चुकाएंगे। तो लायबिलिटीज दो तरह की, इंटरनल लायबिलिटीज, एक एक्सटर्नल लायबिलिटीज। अब मान लो 2 पार्टनर होते हैं ना, तो एक पार्टनर की कैपिटल, 2 पार्टनर की कैपिटल, फिर आता है प्रॉफिट, हम अलग से रखते हैं, P&L, जनरल रिजर्व, फंड्स वगैरह, ये सब क्या है, ये भी इंटरनल कैपिटल है, क्योंकि ये प्रॉफिट वगैरह क्या है, सब कैपिटल कैसा है, प्रॉफिट भी किस में जाके जुड़ता है, कैपिटल में जाके जुड़ता है ना। तो बड़ी कंपनी होती तो उसमें आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर आता है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस भी किसको मिलता है, P&L किसको मिलता है, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट्स, P&L वगैरह ये सब किसको मिलता है, पार्टनर्स को मिलता है, फर्म के मालिक को मिलता है, कंपनी के मालिकों को मिलता है, एक आदमी उसको मिलता है, तो बिजनेस के मालिकों को मिलता है। तो कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब इंटरनल लायबिलिटीज है, क्या है, आंतरिक दायित्व है। इधर जो उसके बाद जो भी है क्रेडिटर्स वगैरह, ये सब क्या है, बैंक लोन, बीपी, किसी को पे करना है, ये सब डिबेंचर, ये आपने पूरे साल में पढ़ा है, ये सब क्या है, बाहरी दायित्व है। तो इसका मतलब सर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस हुआ ना, ये भी एक तरह का दायित्व ही है, क्योंकि पूंजी के अंदर प्रॉफिट जुड़ेगा और बिजनेस में लेके चला जाएगा। अभी तक अलग पढ़ा है तो अलग पढ़ा है तो आंतरिक दायित्व, लेकिन ये लायबिलिटीज है, क्योंकि बिजनेस को चुकाना पड़ेगा वापस। कैपिटल भी बिजनेस किसको चुकाएगा, इस व्यक्ति को चुकाएगा। तो एक बिजनेस के अंदर इसका भी दायित्व जुड़ा हुआ है और बैंक का भी दायित्व जुड़ा हुआ है। तो बिजनेसमैन का कितना पैसा है, 4 लाख, ये बिजनेस के लिए एक तरह की लायबिलिटीज है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कैपिटल भी एक इंटरनल लायबिलिटीज है। आ गई बात समझ में, ओके। तो ये हो गई बेटा बैलेंस शीट, कैपिटल 4 लाख और बैंक लोन 6 लाख। जो भी अपन बिजनेसमैन की बाहर से एसेट और संपत्तियों को देखते हैं वो कहां से बनती है सर, कैपिटल और बैंक लायबिलिटी से, कैपिटल और लायबिलिटी जो भी एक्शनल इंटरनल लायबिलिटी, कैपिटल प्लस लायबिलिटी से एसेट बनती है। तो ये फॉर्मूला बना अपना। तो एसेट कैसे बनी, एसेट बनी सर कैपिटल प्लस लायबिलिटी से। और ये लायबिलिटीज कौन सी होती है यहाँ पर, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ये क्या है भाई सर, इंटरनल लायबिलिटीज। दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, टोटल लायबिलिटीज।
तो टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू टोटल एसेट होता है बेटा, ये हमेशा ध्यान रखना। टोटल लायबिलिटीज इनटू नहीं इक्वल टू टोटल एसेट। तो लायबिलिटीज की टोटल साइड बराबर होती है टोटल एसेट के साइड। अब आप जब कंपनी की बैलेंस शीट बनाओगे, कंपनी की बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो लॉन्ग टर्म फंड ये आएगा यहाँ पर, शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म फंड, मतलब कि लंबे टाइम तक सबसे ज़्यादा लंबा कौन चलेगा, यही चलेगा। इनको तो सबसे पहले पेमेंट करना पड़ेगा, बाद में यूँ। तो अगर आपको अभी से नॉलेज होगा ना भी कैपिटल, शेयर कैपिटल, ये सब क्या है, बैलेंस शीट की, सॉरी बिजनेस की लायबिलिटीज़ है। ओके, इसलिए बैलेंस शीट की लायबिलिटीज़ में आती है। यहाँ तक फंडा क्लियर हो गया। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ और एक आपको नई चीज़ सिखाएंगे। अब इस बंदे का बिजनेस स्टार्ट हो गया, पैसे डाल दिए, लोन ले लिया, सारा सेटअप कर दिया, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह सब स्टॉक वगैरह लेके। अब अपन इसकी अकाउंटिंग करेंगे। तो हमको अकाउंटिंग करने से पहले अकाउंटिंग का प्रोसेस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटा? अकाउंटिंग का प्रोसेस, अकाउंटिंग होगी कैसे। ये है बिजनेसमैन, इसने स्टार्ट कर दिया बिजनेस, तो हम करेंगे उसका अकाउंट्स, और क्या करेंगे, ऑडिटिंग, और क्या करेंगे, मैनेजमेंट, टैक्सेशन, ईटीसी, और भी खूब सारे सब्जेक्ट्स हैं। अगर आपकी अकाउंट अच्छी होगी, ऑडिट अच्छी होगी, मैनेजमेंट अच्छी होगी, टैक्सेशन अच्छा होगा, अकाउंट्स आपने सही बनाया है तो टैक्स आपका सही निकलेगा, अकाउंट्स गलत बनाया है तो टैक्स भी गलत निकलेगा। सारा बेस अकाउंट्स पे ही टिका हुआ है। अभी हम सिर्फ अकाउंट्स को पढ़ेंगे, इनको हटा देते हैं, ये अपन को नहीं चाहिए, अपन को पढ़ना है अकाउंट्स। अब अकाउंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अकाउंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बताओ? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स करेंगे किसमें? ऐसा तो है नहीं सर खरीदेंगे तो इस हाथ पे लिखेंगे, बेचे तो इस हाथ पे लिखेंगे, प्रॉफिट होगा तो सर पे लिख देंगे, लॉस होगा तो गले में लिख देंगे। पॉसिबल नहीं है ना, हर एक चीज सिस्टमेटिक तरीके से अपन लिखेंगे। तो उसके लिए हमको अरेंजमेंट करना पड़ेगा बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग का मतलब होता है पुस्तकों का रख रखाव, पुस्तकें रखनी पड़ेगी, बुक्स रखनी पड़ेगी। तो बुक्स कौन कौन सी रखनी पड़ेगी? 2 तरह की बुक्स रखनी पड़ेगी। नंबर 1 जर्नल बुक, दूसरा सब्सिडीज बुक। सर जर्नल और सब्सिडीज बुक, बिल्कुल। जर्नल बुक मान लो आपका छोटा बिजनेस है, बहुत कम लेन देन हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो, ऑनली जर्नल से काम चल जाएगा। बहुत बड़ा बिजनेस है, खूब सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन होकर रिकॉर्ड होता है, उधारी का भी काम ज़्यादा होता है, बहुत सारे लेजर खुलते हैं, मतलब खाते बहुत खुलते हैं अंदर। तो सर जनरल बुक और सब्सिडीज बुक भी रखनी पड़ेगी। सब्सिडीज बुक में कौन कौन सी बुकें होगी? ये कैश बुक, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर। ये वाला जर्नल मान लो ये जर्नल प्रॉपर। अब आपने सब्सिडीज बुक बना दी, जर्नल भी बना दिया। अब इन सब के अंदर जिन जिन की एंट्री हुई है उन सब की एंट्री की लेजर जो बने हैं उनको बोलते हैं अपन लेजर। जिन जिन की एंट्री होती है ना उन सबको अपन क्या बोलते हैं? सर लेजर बोलते हैं। अब वो लेजर, उन लेजर को अपन शिफ्ट करेंगे लेजर पोस्टिंग में। इनके भी बैलेंस क्या करेंगे अपन? इनके भी अंदर जितने भी खाते बनाएंगे उन सबको क्या करेंगे? लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग होने के बाद इनका निकलेगा बैलेंस। सभी जितने भी लेजर बनाए, जितने खाते बनाए, उनका निकलेगा बैलेंस। अब वो बैलेंस ट्रांसफर होगा सीधा सीधा ट्रायल बैलेंस में। अब ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट दोनों सही मैच हो रहा है, मतलब कि बाकी वाला स्टार्ट हुआ ना जनरल से लेकर सब्सिडीज बुक से लेकर लेजर से लेकर ट्रायल बैलेंस तक पहुंचे। ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट अगर मैच हो जाता है तो अपन करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री। ओ तेरी तो सर ये तो हमारे लिए पहाड़ है, कुछ भी नहीं है, इस बेसिक सीरीज से जुड़े रहो, बहुत ईजी हो जाएगी एडजस्टमेंट एंट्री। मतलब रटने की जरूरत रहेगी नहीं, क्वेश्चंस आते ही दिमाग में बन जाएगी अपना आप। एडजस्टमेंट एंट्री में कौन कौन सी? क्लोजिंग स्टॉक की, डेप्रिसिएशन की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, प्रीपेड एक्सपेंसेस की, एक्रूड इनकम की, ऑनर इनकम की, इन सब की एडजस्टमेंट एंट्री आपको सिखाई जाएगी। ओके, एडजस्टमेंट एंट्री करने के बाद क्या होगा सर? फिर बनेगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। उस एडजस्टमेंट एंट्री को भी एडजस्ट किया जाएगा ट्रायल बैलेंस में, फिर बनेगा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनने के बाद क्या बनेगा सर? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनने के बाद बनेगा फाइनल अकाउंट्स। ओके, अब आपको पता है क्वेश्चंस में लिखा होता है प्रिपेयर ए फाइनल अकाउंट्स ऑफ एक्स लिमिटेड कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। निम्न तलपट की सहायता से फलानी कंपनी के अंतिम खातों का निर्माण करो। तो अंतिम खाते कहां से बनते हैं? जो क्वेश्चंस में आता है ना वो ट्रायल बैलेंस होता है। तो ट्रायल बैलेंस से अपन क्या बनाएंगे? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्या क्या होंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ये है सिंगल प्रोपराइटर, सोलो प्रोपराइटर। जब बिजनेसमैन एक सिंगल बिजनेसमैन बनाता है तो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनती है ना। अगर कंपनी हो तो सर ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट तो बनेगी, केस फ्लो बनेंगे, फंड फ्लो बनेंगे, है ना। तो वहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनेंगे, मतलब इस तरह से बनेंगे। तो फाइनल अकाउंट का मतलब यहाँ तक आपके सिलेबस में है। अगर सर यहाँ तक से यहाँ तक में कोई गलती हो जाए, लेजर जर्नल से लेकर, लेजर से लेकर, ट्रायल बैलेंस लेकर, ये मिले भी नहीं, एडजस्टमेंट एंट्री में, फाइनल अकाउंट कहीं पे भी गलती हो जाए तो सर हम क्या करेंगे? तो फिर करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर।
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे, उस अशुद्धियों का सुधार करेंगे जर्नल में, चाहे लेजर में, चाहे कहीं पे भी गलती हो उनको सुधार करेंगे, एंट्री करके, खाते बनाकर, पोस्टिंग करके, सब तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये रेक्टिफिकेशन एरर। तो भाई साहब यहाँ से लेकर बुक कीपिंग से लेकर रेक्टिफिकेशन एरर तक अगर आपको आ गया, पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट आ गया डिटेल्ड वाइज, और आप मतलब यहाँ से कहीं से भी पूछो धुरंधर हो, तो भाई आपको सारी अकाउंटिंग आती है। आप रात में भी कोई उठा के बोले ना इसका डेबिट क्या होगा, ना इसका क्रेडिट क्या होगा, है ना, जैसे याद होती मछली जल की पीछे आप बोल दो रानी है, तो बस अकाउंट में क्या डेबिट होगा फटाफट बोलोगे, ऐसे याद हो जाएगी, मतलब सेट हो जाएगा दिमाग में। अगर ये आपको सब प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से आता हो तो ये तो हो गया अकाउंटिंग का प्रोसेस। आपको पता होना चाहिए अकाउंट का प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। अब रही बात सब्सिडीज बुक की, सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए एक टॉपिक है, ये पूरा एक टॉपिक है, वहाँ वो उनको कराऊंगा ना, पेड वर्जन में है वो, मैं यूट्यूब में भी एक सब्सिडीज बुक का जो कॉन्सेप्ट है वो डाल दूंगा, एक बार आप लोग भी देख लेना, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बाकी अपन अभी पढ़ेंगे जर्नल। अभी बेटा क्या पढ़ेंगे? जर्नल। जर्नल को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें और समझते हैं, कुछ फंडामेंटल्स और क्लियर करते हैं, है ना। तो अब भाई अभी तक तो हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, बिजनेस में हम अकाउंटेंट हैं, हम किस प्रोसेस से उस अकाउंटिंग को पूरा करेंगे वो भी हमने समझ लिया, है ना। अब ये है बिजनेसमैन, ये स्टार्ट करेगा परचेज। अब इसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कैंडी शॉप तो लगा दी, अब ये माल खरीदेगा, माल बेचेगा, करेगा नहीं करेगा। तो टाइप ऑफ परचेज कितनी? सर दो तरीके से माल खरीद सकता है। तो कैसे? नंबर 1 तो कैश परचेज, नंबर 2 क्रेडिट परचेज। एक तो हो गया कैश परचेज, ये हो गया क्रेडिट परचेज। अब भाई इनके भी थोड़े से मामले हैं टेढ़े मेढ़े। टेढ़े मेढ़े क्या है भाई, जब भी अपन जर्नल करेंगे, एंट्रीज करेंगे ना, तो कैश की एंट्रीज करेंगे जब कैश परचेज होगी, जब भी क्रेडिट परचेज होगी, उधार जब भी होगी, तो उस पार्टी का अपन नाम लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी। तो उस पार्टी को क्या बोलते हैं? जैसे ही हमने किसी से क्रेडिट परचेज की तो ये बंदा आएगा, मोटो मान लो इससे हमने माल खरीदा, अब इसको हम फ्यूचर में क्या करेंगे? सर हमने परचेज करा है तो इसको हम फ्यूचर में पे करेंगे, आज तो नहीं कर रहे, आज से इससे माल खरीदा, भाई मोटू लाल आइए 1 लाख रुपए का माल दे दो, 2 महीने बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे, ठीक है सर। अब मोटू लाल अपने लिए लेनदार बन चुका है, अपन से ये पैसा लेगा, अपन इसको पे करेंगे, अब ये अपना बन गया क्रेडिटर। तो अब ध्यान रखना क्रेडिटर कहां से क्रेडिट होता है? अगर जब भी हम किसी बंदे से क्रेडिट में परचेज करते हैं, उधारी में माल खरीदते हैं, तो उस बंदे को अपन क्रेडिटर बोलते हैं, ये दिमाग में रहना चाहिए। अब हमने केस परचेज करा, क्रेडिट परचेज करा, अब अपन करेंगे सेल्स। तो सेल्स भी 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो केस सेल्स या क्रेडिट सेल्स। तो हमने करी केस सेल्स और क्रेडिट सेल्स। तो जब भी हम उधार माल किसी को बेचेंगे, आया हमारे कैंडी शॉप पे कोई बंदा 1000 का माल लिया, पैसे काउंटिंग करे, सर 800 ही है हमारे पास, 200 बाकी है, ठीक है भाई नाम बोल, उसका नाम लिखा, किस्सा क्लियर। तो अब जो वो हमको कुछ टाइम बाद, कल परसों, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब भी पैसा देगा, वो अब हमारे लिए क्या है? सर वो अब हमारे लिए देनदार, देने वाला, उससे हम पैसा रिसीव करेंगे। क्या करेंगे? पैसा रिसीव करेंगे। तो वो अब हमारा है डेटर, वो अब हमारा क्या है? डेटर। तो इसको बोलेंगे अपन डेटर। मान लो इसको हमने माल बेचा, ये भी हमें फ्यूचर में पैसा देगा, तो ये हो गया डेटर। तो भाई लेने वाला लेनदार, जिससे अपन उधार माल खरीदा है, देने वाला देनदार, जिससे हमने उधार माल बेचा है। तो डेटर और क्रेडिटर का आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब कुछ कॉन्सेप्ट और होगा, जैसे हमने परचेज की गुड्स की, और गुड्स को मैंने मतलब जैसे ही हमने माल खरीदा और जैसे ही हमने माल बेचा, परचेज और सेल्स किया, तो या तो हमें क्या मिलेगा? सर या तो मिलेगा प्रॉफिट या मिलेगा लॉस। हम माल खरीदेंगे, माल बेचेंगे, या तो फायदा होगा या नुकसान होगा, और तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। यही सोचते हो, यहीं पे तो गलतियां होती है छोटी छोटी। भाई होगा ना स्टॉक, स्टॉक मायने का कैसे? जैसे ही माल परचेज करोगे वो स्टॉक आ जाएगा। सोचो तो एक बार, सर दुकान तो बिल्डिंग बना दी, रैक्स लगा दी, अब सब रैक खाली है, बिल्डिंग बन गई, फर्नीचर बन गया, अब लेके आएंगे अपन, जाएंगे मार्केट में, जैसे ही करेंगे परचेज, गाड़ी लोड करी, यहां ले गए, आ गया स्टॉक। तो भाई जैसे ही परचेज करेंगे स्टॉक आ गया। मान लो 1 लाख रुपए का माल खरीदा, उसमें से 80,000 का सेल करा, तो पीछे कितना बचा? 20,000 का बचा नहीं बचा? अगर हमने 1 लाख का खरीदा और उसको 1,20,000 का गलती से लिख दिया, 80 का बेचा, यहां पे कितना आएगा? सर 40। अगर हमने माल खरीदा तो लाख का था, उसको 1,20,000 लिख दिया, तो भाई गलती यहां की गलती यहां तक प्रभाव डालेगी स्टॉक में भी। तो जैसे ही अपन परचेज करते हैं और सेल्स करते हैं,
तो प्रॉफिट लॉस का हिसाब किताब आना ही आना चाहिए। परचेज में कहीं गलती हुई है तो स्टॉक में भी गलती आएगी, सेल्स में कहीं गलती हुई है तो स्टॉक में भी गलती आएगी। प्रॉफिट और लॉस तो इफेक्ट होगा, आप सबको पता है, हर बच्चे को पता है। परचेज गलती कर दिया तो पता है बच्चे को सेल्स और प्रॉफिट में भी गलती आएगी। सेल्स हमने गलती से ज़्यादा लिख दी तो प्रॉफिट बढ़ा दिया, सेल्स कम लिख दी तो प्रॉफिट घटा दिया, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कम ज़्यादा करने से स्टॉक में भी तो गड़बड़ होती है। ऐसे छोटे छोटे फंडामेंटल्स क्लियर करने अपन को, बस। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं अपन। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट करने से ही अपने अकाउंट्स का बेस इतना स्ट्रांग होगा। जब भी अपन क्वेश्चंस रीड करेंगे ना, तो एरर है परचेज में, परचेज ओवर वैल्यूड है, तो अपन को पता चलेगा भाई परचेज ओवर वैल्यूड है, इसका फाइनल इफेक्ट स्टॉक तक गया कि नहीं गया, क्या हुआ, तो अपने दिमाग में आएगी ना। अब से आएगी जब से आप मेरे से फंडामेंटल करोगे, जब भी क्वेश्चंस रीड करोगे ना, तो आपको सारे पढ़ते ही कॉन्सेप्ट आगे का दौड़ेगा कि अच्छा ये आगे आगे ये हमारे साथ एग्जामिनर खेल रहा है भाई, मामला यहां गड़बड़ कर रहा है, गड़बड़ वहां तक हो रही है। ठीक है, अब देखो खरीदा बेचा प्रॉफिट हुआ, अब यहां तक करने के लिए आपको क्या करने पड़ेंगे सर, हमें प्रॉफिट और लॉस और स्टॉक तक जाने के लिए हमको एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। माल खरीद के लाएंगे, भाड़ा देंगे, स्टॉक ला के डाला गोदाम में या अपने स्टोर रूम में, लाइटें वाइटें जला के रखेंगे, सेल्समैन रखेंगे, लाइट का बिल भरेंगे अपन, खर्चा होगा कि नहीं होगा सर, होगा, एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंसेस होंगे। अब यहां से इन सब चीजों को हैंडल करने के लिए अपन को क्या चाहिए, एसेट। क्या चाहिए, एसेट। एसेट में क्या क्या चाहिए, लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, स्टॉक चाहिए, फर्नीचर चाहिए, कैश चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए। तो ऐसा देखा जाए ना तो अपन को ये चाहिए, बिल्डिंग, स्टॉक, कैश, ये चाहिए एसेट में। बिजनेस के अंदर 3 तरह के एलिमेंट्स हो गए। नंबर 1, अपन बिजनेस करेंगे किनके साथ, कैश में करेंगे तो भी व्यक्तियों के साथ ही करेंगे ना, व्यक्तियों के साथ, इन व्यक्तियों का खाता खुलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस का खाता अपन मन से खोलेंगे, माल खरीदा तब एंट्री कर दी, बेचा तब एंट्री कर दी, तो प्रॉफिट और लॉस की भी तो एंट्री होगी, तब जाकर स्टॉक की एंट्री मन से करनी पड़ेगी। अभी मैंने बताया एडजस्टमेंट एंट्री, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ था मेरे, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री मन से करनी पड़ती है। एडजस्टमेंट एंट्री में इतना स्टॉक अपने पास है, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करनी पड़ेगी मन से, ना तो खरीदे बेचे तो फट एक क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री भी हमें डालनी पड़ेगी। तो एक्सपेंसेस का इनका भी हिसाब किताब करना पड़ेगा, वस्तुओं का भी हिसाब किताब करना पड़ेगा। तो इनको मैंने, अब इनके खाते खुलेंगे जिनको बोलेंगे व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट्स। जब वस्तुओं के खाते खुलेंगे तो उनको बोलेंगे वस्तुगत खाते, रियल अकाउंट्स। अगर इनके खाते खुलेंगे नॉमिनल अकाउंट्स। तो बिजनेस में 3 ऑफ टाइप्स के अकाउंट्स खुलते हैं, 3 प्रकार के खाते खुलते हैं। व्यक्तियों के खाते खुलते हैं, वस्तुओं के खाते खुलते हैं, और आय व्यय और खर्चों के खाते खुलते हैं। तो भाई साहब अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं जर्नल। तो जर्नल में अपन क्या करेंगे, लोगों के अकाउंट्स खोलेंगे, जो जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगा उन सबको अपन रिकॉर्ड करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोगों के लिए। देखो एक चीज सोचो, ये है मेरा बिजनेसमैन, कौन है, ये मेरा बिजनेसमैन, ये करेगा बिजनेस। अब किन लोगों के साथ करेगा, इन लोगों के साथ करेगा। बिजनेस करेगा, एक व्यक्ति बिजनेस करता है व्यक्तियों के साथ, सीधी सी बात है, बिना व्यक्ति तो बिजनेस हो ही नहीं सकता। पेड़ पौधों को जाके माल बेच नहीं सकते। अब जिन जिन व्यक्तियों को कैश बेचा है, हम मान लो हमारे शॉप पे कितने भी लोग आते हैं माल खरीदने के लिए, हम बेचते हैं उनको, सबका नाम पूछते बैठते हैं, क्या तेरा नाम बोल, मोबाइल नंबर बोल, तेरा नाम बोल। क्या कोई सुंदर सी आती है तो नाम मोबाइल नंबर लेते हैं, नहीं लेते ना, मांग भी लिया तो झापड़ मारेगी। भाई साहब नाम नंबर किसका लिखा जाता है, अभी उधार हो गया तो व्यक्तियों का उधार, कैश परचेज हो चाहे कैश सेल्स हो चाहे क्रेडिट परचेज हो, क्रेडिट सेल हो, व्यक्तियों से तो अपन जुड़ के ही बिजनेस कर सकते हैं ना। तो सर व्यक्तियों के खाते खोलेंगे, तो ये हो गए व्यक्तियों के खाते खोलेंगे। मान लो बैंक से भी लेन देन करते हैं, बैंक भी आपको पता है आर्टिफिशियल पर्सन, इसका भी खाता खोलेगा। कंपनी, आपने सबसे पहले यही रटा, कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन, तो कंपनी एक कर्तव्य व्यक्ति है ना कंपनी, तो ये व्यक्ति, तो इन व्यक्तियों के खाते खुलेंगे। देखा जाए तो व्यक्तिगत खाते, तो व्यक्ति में भी कितने तरह के व्यक्ति हो गए बेटा, तो सर व्यक्ति में भी एक तरह का व्यक्ति, ये देखो बिजनेस कोई कंपनी, ये 2 तरह के व्यक्ति, और एक व्यक्ति और है ये, इसका भी अपन व्यापार में खाता खोलेंगे। किसके नाम से, कैपिटल, इसका नाम तो राम है, मान लो बिजनेस करने वाले का नाम राम है, लेकिन राम का खाता नहीं खोलेंगे, ये व्यक्ति है लेकिन इसको रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल, इसका कैपिटल का खाते का। तो अपन को अभी सीखना है नेचर ऑफ अकाउंट्स, मतलब हम कौन कौन से खाते ओपन करेंगे जर्नल के अंदर। जर्नल में एंट्री करने का मतलब होता है अकाउंट्स को ओपन करना, उस पर्टिकुलर व्यक्ति का, कैश का, मशीन का, वस्तु का, जो भी अपन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उन सब का अकाउंट्स ओपन करना। तो
सीए फाउंडेशन के बच्चों के लिए, 12th के बच्चों के लिए, अगर जर्नल का क्वेश्चन आता है ना तो साथ साथ में कभी पूछा जाता है नेचर ऑफ अकाउंट्स भी बताओ। एक जो आपने अकाउंट्स एंट्री करी है, कैश क्या है सर, कैश एक वस्तु है, कंपनी क्या है, कंपनी एक व्यक्ति है तो पर्सनल अकाउंट है, ये बिजनेस क्या है, बिजनेस कोई फर्म क्या है तो पर्सनल है, ये नेचुरल है, ये सांस लेने वाला व्यक्ति है। तो व्यक्ति भी कितने पर, कॉमर्स में ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ये इन व्यक्तियों के खाते, सिर्फ इन व्यक्तियों का नहीं, कॉमर्स व्यक्ति को भी 3-4 तरीके में बांटता है। सांस लेने वाला व्यक्ति, कर्तनी व्यक्ति, रिप्रेजेंटेटिव व्यक्ति, प्रतिनिधि व्यक्ति, व्यक्तियों को भी बांटता है। मान लो ये बिजनेस करेगा, इनके साथ किसका करेगा भाई, वस्तुओं का बिजनेस करेगा। किसका करेगा, वस्तुओं का बिजनेस करेगा। वस्तुओं में भी कौन कौन सी आएगी, जैसे गुड्स, अपन माल खरीदेंगे, माल बेचेंगे, अपन मशीनरी खरीदेंगे पैकिंग के लिए, है ना। तो अब अपनी गुडविल आप लोगों ने सुना, गुडविल भी आप लोगों ने सुना है काफी बार। तो भाई वस्तु देखो, माल को देख सकते हैं, छू सकते हैं, तोल सकते हैं, मशीन को देख सकते हैं, छू सकते हैं, तोल सकते हैं। गुडविल को कॉमर्स कहता है गुडविल भी एक वस्तु है, रियल है। तो हम व्यक्तियों के साथ वस्तुओं का व्यापार करेंगे, तो व्यक्तियों का हिसाब किताब करेंगे, वस्तुओं का हिसाब किताब करेंगे, और इन सब के साथ बिजनेस करने के लिए अपन को करने पड़ेंगे एक्सपेंसेस। तो भाई नॉमिनल खाते खुलेंगे। तो भाई जैसे कि मान लो रेंट देना है, तो रेंट किस प्रकृति का खाता है सर, नॉमिनल प्रकृति का खाता है। क्योंकि अगर जब आप तलपट पढ़ोगे तो वहाँ आएगा कि आप लेजर पोस्टिंग पढ़ोगे तो वहाँ आएगा नॉमिनल अकाउंट्स के बैलेंस नहीं निकलते, नॉमिनल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर कभी नहीं आता। नॉमिनल अकाउंट्स में उनका बैलेंसिंग फिगर P&L में जाता है। तो आपको पता होना चाहिए नॉमिनल कौन कौन से होते हैं, नॉमिनल क्या होता है। तो भाई खातों की प्रकृति आपको अच्छे से सीखनी पड़ेगी, नेचर ऑफ अकाउंट्स आपको अच्छे से सीखने पड़ेंगे। तो इसका मैंने एक बना रखा है पर्सनल अकाउंट्स, इम्पर्सनल अकाउंट्स। जैसे कि मान लो पर्सनल, हम हिसाब किताब करेंगे। अभी हमने देखा एक चार्ट, इसको अभी 1 मिनट के लिए रहने दो, इसको अपन बाद में देखेंगे, है ना। ये जो नाच रहे हैं लोग, हंस रहे हैं, इनको अपन थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन ये थोड़ा नेचर ऑफ अकाउंट्स। नेचर ऑफ अकाउंट्स, खातों की प्रकृति। जो जो अपन अकाउंट्स खोलेंगे, किन किन का खोलेंगे सर, व्यक्तियों का खोलेंगे। कौन कौन से व्यक्तियों का खोलेंगे, वस्तुओं का खोलेंगे। कैसी कैसी वस्तुओं का खोलेंगे। हमारे कॉमर्स में पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, वस्तु कितने प्रकार की होती है, खर्चे कितने प्रकार के होते हैं। अब पता हो आपको, अभी भी पता नहीं होगा। कैपिटलाइजेशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है ना, इनकम क्या होती है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। अभी आपको डेफिनेशन पूछो तो डब्बे गोल हो जाएंगे। तो इन सब का बेसिक अच्छा होगा, फंडामेंटल क्लियर होगा ना, तो भाई आप अकाउंटिंग के क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाओगे। कहीं रीड भी, कोई एग्जाम्पल भी देखोगे तो उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे, हाँ ये बोलना चाहता है, इसका मतलब ये होता है। तो नेचर ऑफ अकाउंटिंग, खातों की प्रकृति। जैसे कि खाते बिजनेस में खुलते हैं 2 तरह के, कितने, एक तो व्यक्तिगत खाते पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट जो व्यक्ति नहीं है। जैसे कि मान लो हम व्यापार कर रहे हैं, कोई हमको कैश ला के दे रहा है, हम कैश का अकाउंट खोला, कैश व्यक्ति है क्या, नहीं है। हमने मशीन खरीदी, मशीन व्यक्ति है क्या, नहीं है। जो व्यक्ति नहीं है वो इधर इस प्रकार के होंगे, जो व्यक्ति है वो इस प्रकार के होंगे। तो इसमें व्यक्ति कितने प्रकार के हैं, व्यक्ति 3 प्रकार के हैं। पर्सनल अकाउंट मतलब प्राकृतिक व्यक्ति, जो व्यक्ति सांस लेते हो, चलते फिरते हो, वो हो गए प्राकृतिक व्यक्ति। दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो सांस नहीं लेते हो। जैसे कि मान लो मैं किसी से माल खरीदने जाता हूँ, सामने कोई बैठा है, उसे हेलो हाय करता हूँ, सांस लेता है बंदा, प्राकृतिक व्यक्ति, नेचुरल पर्सन। अब मैं गया बैंक में, मैंने 1 लाख रुपये FD करा दी। एक बढ़िया सुंदर से मैम बैठे थे, लिपस्टिक किए हुए, 1 लाख रुपए की FD करा दी। मैम ने कहा 5 साल बाद है ना 2 लाख लेके जाना। मैंने कहा ठीक है मैम। अब भाई साहब मैंने वो वहाँ से सर्टिफिकेट लिया, घर आ गया, 5 साल बाद वापस गया, वो मैम को ढूंढ रहा हूँ, मैम तो मिली नहीं। गया मैनेजर के पास, वो मैम कहाँ है, मेरे को मैम से मिलना है। अरे भाई काम क्या था, कौन सी मैम, ये यहाँ पे बैठी थी। अरे भाई कब बैठी थी, 5 साल पहले। अरे 5 साल पहले पता नहीं, रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा कौन सी मैम थी, हुआ क्या है बात बताओ। मैंने कहा भाई मैंने एक FD कराई थी उनसे, उन्होंने कहा वापस आके 2 लाख लेके जाना। तो भाई वो नहीं देगी, बैंक देगा। अच्छा बैंक मेरे से बात करेगा, हेलो हाय करेगा, चाय पिलाएगा, वो पैसे देगा। अरे नहीं, आपसे लेन देन करेगा। लेन देन कौन कर सकता है, लेन देन एक पर्सन कर सकता है, व्यक्ति कर सकता है ना। बैंक भी एक व्यक्ति है, आर्टिफिशियल पर्सन है। यहाँ पे पैसे दो, कहीं और से निकालो, है ना। यहाँ पैसे डिपॉजिट करो, ATM से निकालो। तो आप यहाँ पैसे दे रहे हो, दुबई में जाके निकाल रहे हो, इसका मतलब आप किसी व्यक्ति के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, यहाँ पे दे रहे हो, वहां से ले रहे हो। तो कॉमर्स कहता है भाई ट्रांजेक्शन जिससे हो रहा है, लेन देन जिस हो रहा है, वो सब पर्सन है। तो आर्टिफिशियल पर्सन, आपने पढ़ा कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी नहीं, बैंक भी आर्टिफिशियल पर्सन,
फर्म भी आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और कौन कौन से हैं भाई, आपने कंपनी का तो पढ़ लिया 12th में, और कौन कौन से आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इन दोनों अलावा एक तो नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल, इसके बाद और कौन से पर्सन हो गए, ये रहे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते। तो 3 तरह के व्यक्ति हो गए, ये कौन कौन से होते हैं अभी पता चलेगा। फिर अव्यक्तिगत खाते, जो व्यक्ति नहीं है तो वास्तविक खाते, रियल अकाउंट, वस्तुओं के खाते। वस्तु व्यक्ति होता है क्या सर, वस्तु व्यक्ति नहीं होता, वस्तु है तो मशीन, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, ये होता है, कैश, ये होता है वस्तु, तो वस्तु व्यक्ति नहीं होता। इसके बाद नॉमिनल अकाउंट्स, नाम मात्र के खाते, जिसमें खर्चे आ रहे हो, रेंट, सैलरी, है ना, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे, विज्ञापनों के, मतलब ये खूब सारे जो खर्चे हो रहे हैं, रेंट दे रहे हो आप, इलेक्ट्रिसिटी का पे कर रहे हो आप, वेजेस दे रहे हो आप, लेबर का खर्चा दे रहे हो आप, मेंटेनेंस कर रहे हो, रिपेयर कर रहे हो, उस सब का खर्चा है, वो सब किस में आता है, नॉमिनल्स में आता है। ठीक है, तो वस्तु, कॉमर्स कहता है वस्तु भी एक प्रकार की नहीं होती, वस्तु भी 2 प्रकार की होती है। एक ऐसी वस्तु जिसको छू सकते हो, जैसे पेन है, इसको छू सकते हैं ना, देख सकते हैं, ये वस्तु पैनल, इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। अब मेरे बनाने की गुडविल, पेट, पेडी नहीं देख सकते। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, आजकल तो ये अपने ब्रॉडविथ, अपने स्ट्रीमिंग, कॉपीराइट्स, ये भी अगर अपन लेते हैं राइट्स, तो वो भी एक तरह की वस्तु है। वस्तुओं की खूब लंबी चौड़ी डेफिनेशन है। तो वस्तु कैसी, टेंजिबल, मूर्त संपत्तियां जो दिखने वाली, अमूर्त संपत्तियां जो नहीं दिखने वाली, जो चीजें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो वाली वस्तु। ऐसी वस्तु जिसको हम ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना उनको तोड़ सकते हैं, वो भी वस्तु। कॉमर्स ऐसी वस्तु बोलता है, उनको भी परचेज और सेल्स किया जा सकता है। परचेज सेल्स किसका होगा भाई सर, वस्तुओं का परचेज सेल्स होगा। कोई वस्तु है तो उसको खरीदा जा सकता है और बेचा जा सकता है, बिना वस्तु ना तो खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है। ठीक है, तो ये होगी। अब आते हैं वापस नेचुरल पर्सन में कौन कौन से, जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, हमारे जैसे। मैं नेचुरल पर्सन, आप नेचुरल पर्सन, आपकी फैमिली वाले सब नेचुरल पर्सन। प्राकृतिक व्यक्ति, सांस लेने वाले। आर्टिफिशियल पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन, किसी कंपनी, किसी नेशन, मतलब देश के, राष्ट्र के कानून और एक्ट के द्वारा जो रजिस्टर्ड होके बनता है, और वो आर्टिफिशियल पर्सन किसी से ट्रांजैक्शन करता है, वो एक व्यक्ति है। जैसे बैंक, कंपनी, फर्म, एनजीओ, एनपीओ, गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटीज, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन के एग्जाम्पल है। अभी तक आपने तो पढ़ा था कंपनी से आर्टिफिशियल पर्सन, ये भी सब क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन ही है। तो आपको पता चला कितने आर्टिफिशियल पर्सन है। तो अगर हम इन सब से लेन देन करेंगे, इन सब का अकाउंट खुलेगा, इनसे भी लेन देन करेंगे, इनका भी अकाउंट खुलेगा। अब आती है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, कौन कौन से होते हैं, दिमाग लगाओ कि सर कौन कौन से व्यक्ति को रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कहेंगे। हा हा हा, डिटेल में पढ़ो भाई, इधर देखो। कैपिटल, सर ये रिप्रेजेंटेटिव कैसे, हमको समझ में नहीं आया। प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या हो गया। ये है बिजनेसमैन, है ना, इसका नाम है राम, इसने बिजनेस को पैसे दिए, कितने दिए बेटा, अभी आपको पता है ना, 4 लाख रुपए। मैं अकाउंट खोलूंगा, कैश टू कैपिटल। इसका नाम तो बेचारे का राम है, राम तो कोई नजदीक नजदीक नहीं लिखा मैंने बिजनेस की एंट्री में, मैंने क्या लिखा, कैपिटल। कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है, बिजनेसमैन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, बिजनेसमैन को। मतलब कि कैपिटल अकाउंट्स देखते ही आपको पता चलेगा आदमी की चाशनी कितनी है, आदमी की औकात कितनी है। भाई जिस बिजनेसमैन के पास कितने पैसे हैं, कैपिटल अकाउंट देखो। कैपिटल में 10 लाख है, 1 करोड़ का बिजनेस है, कैपिटल में सिर्फ 1 रुपया लिखा हुआ है, मतलब कि बाकी सब उधारी है, लोन पे चल रहा है मामला, खुद का बंदा तो 1 रुपया है। फाइनली कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है, बिजनेसमैन को। ठीक है, राम ने पैसे निकाले बिजनेस से, तो अपन क्या लिखते हैं, ड्राइंग। तो ड्राइंग की देखो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। तो कैपिटल का क्या नेचर है, कैपिटल एक व्यक्ति का खाता है, ड्राइंग भी एक व्यक्ति का। आप कैपिटल बोल सकते हो किसी वस्तु का खाता है, नहीं, मशीन का खाता नहीं, कैपिटल एक व्यक्ति का खाता है। ड्राइंग कौन करता है, व्यवहार का स्वामी करता है, व्यक्ति का खाता है। टैक्स पेबल, हमको किसे देना है टैक्स, सर गवर्नमेंट को देना है, और गवर्नमेंट भी देखो एक व्यक्ति है। बिल्स पेबल, बिल हमको देना है, किसको देना है, या तो डेटर को देना है या कैटर को देना है, किसी न किसी पर्सन को बिल पे करना है, कैटर को बिल पे करना है। प्रीपेड, हमने किसी को एडवांस में पेड कर रखा है, रेंट एडवांस में दे रखा है, किसी ने किसी व्यक्ति को प्रीपेड कर रखा है। ऐसे तो अपन एडवांस पेड किसी को कर नहीं सकते, किसी पर्सन को। तो ये जो खाते होते हैं ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये आपने खूब नाम सुने और ये आप लोगों के लिए पार्ट है। कैपिटल, ड्राइंग, टैक्स पेबल, बिल पेबल, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, और बेचारे सी फाउंडेशन वालों के लिए तो टैक्स पेबल में अभी जीएसटी भी इंक्लूड हो गई जनरल एंट्रीज में, है ना। तो जीएसटी तक का हिसाब किताब करना पड़ता है। तो जीएसटी भी कौन सा अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स है। नेचर ऑफ अकाउंट्स आपको पता होना चाहिए, कौन सा खाता खोल रहा है, उसका नेचर क्या है।
तो बिजनेस में व्यक्ति कितने हो गए? 3। कौन से? प्राकृतिक, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। आते अब वस्तुएं कितने प्रकार की होती है? वस्तुएं भी कितने प्रकार होगी बेटा? 2 प्रकार की, एक तो मूर्त, एक अमूर्त। क्या मूर्त मूर्त कर रहे हो सर? मतलब दिखने वाली वस्तुएं, नहीं दिखने वाली वस्तुएं, ये आपने देखी होगी। तो इनको बोलेंगे टेंजिबल, इनको बोलेंगे इंटेंजिबल। बैलेंस शीट में आते हैं ना टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, तो अभी से पता होनी चाहिए ना। जैसे कि सबसे पहले टेंजिबल कैश। कैश भी क्या है? एक वस्तु है जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं। साला किसी खोपड़ी में मारो बूढ़ी रुपये की तो उसका खोपड़ा खोल भी सकते हैं, है ना। तो कैश रियल है, वस्तु है। लैंड वस्तु है। बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, स्टॉक, बिल रिसीवेबल, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स, इन सब का नेचर क्या है? टेंजिबल रियल का है। अगर आप लोगों के क्वेश्चंस में आए ये जर्नल एंट्री करो और साथ साथ में बताओ, फाउंडेशन के बच्चों में आता है कि इसका नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या है। तो नेचर ऑफ अकाउंट्स अगर आपको आ गया गुड, ये मान लो कैश, तो कौन सा? रियल है बट टेंजिबल रियल। अगर आपने लिखा ना पूरा टेंजिबल रियल, ओनली रियल है, मजा ही नहीं आएगा, नंबर तो मिलेगा। टेंजिबल रियल लिखा तो और भी मजा आएगा। गुडविल रियल तो है बट कौन सी रियल है सर? इनटेंजिबल रियल है। आ रही है समझ में? तो ये तो वस्तु भी कितने प्रकार होगी? टेंजिबल और इनटेंजिबल। कैश को हिंदी में क्या बोलते हैं? रोकड़। लैंड को भूमि, बिल्डिंग को भवन, फर्नीचर को बताओ फर्नीचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? 12वीं कोनी सा कभी ध्यान ही नहीं पड़ी हो, उपस्कर, गूगल कर लेना। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? फर्नीचर को उपस्कर। मशीन को संयंत्र, प्लांट एंड मशीन नहीं यंत्र, मशीन का यंत्र, प्लांट एंड मशीन को संयंत्र। स्टॉक को स्कंद, रहतिया। बिल्स रिसीवेबल को प्राप्य बिल, विपत्र। परचेज को क्रय, सेल्स को विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी। ओके। गुडविल को ख्याति, पेटेंट को एकस्व, कॉपीराइट को क्या बोलते हैं हिंदी में? कॉपीराइट्स को प्रतिलिपि अधिकार। कॉपीराइट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिलिपि अधिकार। लोगों को लोगो, ट्रेडमार्क को बोलते हैं व्यापार का चिन्ह। ये हो गए आपके नेचर ऑफ अकाउंट्स। इसके बाद जितने भी खर्चे होते हैं, कहाँ है? आ क्यों नहीं है भाई? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, जितने भी ऑल एक्सपेंसेस होंगे, जो लॉस होंगे, वो सब क्या होंगे? नॉमिनल प्रकृति के होंगे। नेचर ऑफ अकाउंट्स नॉमिनल। ऑल इनकम एंड प्रॉफिट नॉमिनल नेचर के होंगे। सब किस नेचर के होंगे? नॉमिनल नेचर के होंगे। तो भाई साहब अब मैं आपको जर्नल पढ़ाऊंगा ना, तो जितने भी नेचुरल अकाउंट्स होंगे सबकी जर्नल एंट्री करना सिखाऊंगा। इनकी जर्नल एंट्री करना सिखाऊंगा, इनकी जर्नल एंट्री करना सिखाऊंगा, इन सब की जर्नल एंट्री करना सिखाऊंगा। अब देखो, अब अपन सीखते हैं मान लो जर्नल। तो जर्नल में कितने व्यक्तियों की अकाउंटिंग करना सीखेंगे सर? पर्सनल की सीखेंगे, रियल की सीखेंगे और नॉमिनल की सीखेंगे। देखा जाए तो 3 तरह के होंगे। हम व्यक्तियों से जुड़ेंगे, वस्तुओं का हिसाब किताब करेंगे और खर्चों का हिसाब किताब करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट का हिसाब किताब करेंगे, रियल का करेंगे, नॉमिनल। बुक्स क्या बोलती है भाई? बुक्स बोलती है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आने वाली वस्तु को डेबिट करो, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट और क्रेडिट द ऑल एक्सपेंस इनकम एंड प्रॉफिट्स। कहने का मतलब है सभी खर्चों और हानियों को डेबिट करो और इनकम और आय को क्रेडिट करो। ये गोल्डन रूल्स है भाई साहब। आपको सीपी सर कहते हैं इन रूल से जर्नल एंट्रीज नहीं करनी है। बहुत कंफ्यूजन है भाई, फिर आपको बोलना पड़ेगा हर बार ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। नहीं, ये रूल्स तो आपको एप्लीकेबल करना ही नहीं है। सीपी सर बताते हैं वो रूल्स एप्लीकेबल करो। कौन सा रूल सर? अब अपन जर्नल स्टार्ट करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक टेक्निकल रूल्स बता रहा हूं, वो रूल्स याद करके रखना। कल अपन जर्नल स्टार्ट करेंगे अच्छे से। देखो बेटा, कैश बिजनेस में 2 चीज होती है, या तो ट्रांजेक्शन होगा या इंसिडेंस होगी। या तो अपन लेन देन करेंगे नकद में, या अपन घटना घटित करेंगे। उधार में खरीदा, मान लो या तो नकद खरीदा या उधार खरीदा। रोकड़ बेचा है, उधार बेचा, किसी से उधार लिया, किसी से पैसे लिए तो कैश में जाएगा। तो मैं अकाउंटिंग को समझाता हूँ कैश ट्रीटमेंट और नॉन कैश ट्रीटमेंट। कैश की कैसे कैसे एंट्री होगी, नॉन कैश ही कैसे होगी। अपन पहले समझते हैं बिजनेस में जब भी कैश आएगा या बिजनेस से कैश जाएगा। इसके अलावा बहुत कम एंट्रीज होती है। एडजस्टमेंट एंट्री हो गई, डेप्रिसिएशन की एंट्री हो गई, डोनेशन की एंट्री हो गई, बैड डेब्ट्स की होगी, पैसे डूबने की। पैसे डूबे नहीं तो कहाँ कैश आया, है ना। उधार माल बेचने की हो गई, उधार माल खरीदने की होगी। इनके अलावा सारे कैश ट्रांजेक्शन होते हैं। तो या तो बिजनेस में कैश आएगा या बिजनेस से कैश जाएगा। क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है जब भी बिजनेस में कैश आता है तो उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी वस्तु आएगी उसको डेबिट करेंगे। तो रियल भी क्या है, मतलब सॉरी कैश भी क्या है, रियल है। तो कैश जब भी बिजनेस में आएगा तो उसको डेबिट करेंगे, कैश जब भी बिजनेस में जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। तो ये रहा।
कैश कम्स इन, डेबिट करो, कैश गोज आउट तो क्रेडिट करो, कैश आता है तो डेबिट, कैश जाता है तो क्रेडिट। ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे देख सकते हैं, इसलिए मैंने बाईलैंग्वेज में नोट्स बना रखे हैं। तो जब भी कैश आता है डेबिट करो, जब भी कैश जाता है क्रेडिट करो। मान लो आपने परचेज करा, कैश आता है कि जाता है? सर कैश जाता है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट होता है। तो इसी रूल से मैं आपको आगे की जर्नल पढ़ाऊंगा, बिल्कुल सिंपल। आने वाला, देने वाला, आने वाली वस्तु, जाने वाली वस्तु, खर्चे, हानि, भूल जाओ। अगर जर्नल आपने 11th में रटा भी है तो भगवान की दया से उन रूल्स को एक बार साइड में रखना। मैं जिस रूल से कैश मेथड से पढ़ाता हूँ उस मेथड से आपको जर्नल पढ़ना है। फिर मैं आपको एडजस्टमेंट एंट्री बताऊंगा, फिर लेजर पोस्टिंग वगैरह के फाइनल अकाउंट का एक ओवरव्यूज देंगे, फिर अपन अपने अपने सिलेबस में घुस जाना। तो भाई लोगों, आज के लिए इतना ही। अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर करो, और अगर आप हमसे कोर्स पेड करना चाहते हो तो ऐप से या वेबसाइट से बाई करो। आज के लिए इतना ही। हम आपको इतने सस्ते कोर्स दे रहे हैं तो भाई कुछ भला हमारा भी कर दो। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी बता दो, इसी उम्मीद के साथ कि आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और आगे अपने दोस्तों को बताओगे। इसी के साथ अपन उम्मीद के साथ कल मिलते हैं। बाय बाय, टाटा।